केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट किया था हमने द सॉलिड स्टेट, ठीक है। इसमें आज हमने लास्ट टाइम हमने डिफरेंसेस पढ़े थे क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स में। एमॉर्फस सॉलिड्स पता है बेटा, वो रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती उसमें पार्टिकल्स की। तो इसमें हमने आगे चैप्टर में किसको कंटिन्यू करना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या थे, बिल्कुल ही रेगुलर अरेंजमेंट थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की उनमें। तो यहाँ पे हमने आगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस का आपने डिफरेंस पढ़ा था, अब वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जिनकी रेगुलर अरेंजमेंट थी उन्हीं का आगे आपने कंसेप्ट पूरा पढ़ना है। तो यहाँ पे अब आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन देम, मतलब अगर किस बेसिस पे देखें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन देम, मतलब जो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनमें किस टाइप की फोर्स है, ठीक है, उसके बेसिस पे अगर हम उसको डिवाइड करें तो वो 4 टाइप्स में डिवाइड होगा। तो सबसे जो फर्स्ट है वो है आयनिक सॉलिड्स, ठीक है। आयनिक नाम से ही पता लग रहा है बेटा, जो आयंस में डिसोशिएट हो जाए है ना, जो पॉजिटिव और नेगेटिव में, कैटायंस और एनायंस में। तो यहीं से आपको इसके बारे में देखना है कि जो यहाँ पे कौन सी फोर्स होगी। सबसे पहले तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द आयनिक सॉलिड्स, मतलब आयनिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनमें कौन सी फोर्स होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि आयनिक सॉलिड्स हैं। उसके बाद बेटा आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट, कौन सा बॉन्ड होगा आयनिक सॉलिड्स में, आयनिक बॉन्ड होगा या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा, दोनों सेम ही है। आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बेटा सेम ही है, नाम अलग है, ठीक है। इज प्रेजेंट बिटवीन कैटायन एंड एनायन, देखो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन है, कैटायंस एंड एनायंस, ठीक है। दे आर हार्ड because of 3D arrangement of cation and anion is held by the strong electrostatic force। अब यहाँ पे देखो बेटा क्या होगा, यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं, इनकी 3D अरेंजमेंट जो है उसमें जो कैटायन और एनायन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से बाइंड अप होते हैं। कौन सी फोर्स से, पहले ही बता चुकी हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, उन्होंने कैटायन और एनायन को बाइंड अप कर रखा है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ये हार्ड जरूर होते हैं बेटा, बट ये दे आर ऑल्सो ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या है, देखो, बट दे आर ब्रिटल बिकॉज ऑफ देयर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट। हार्ड जरूर है बेटा बट ब्रिटल है। ब्रिटल का मतलब क्या होता है कि ये बहुत ही जल्दी टूट जाते हैं। जैसे कांच आपने देखा है, ग्लास जो होता है, कांच होता है, ठीक है, वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा देखने में हार्ड लगता है, बट जैसे ही नीचे गिरता है वो टूट जाता है। क्यों, क्योंकि उसकी अरेंजमेंट ही ऐसी है, ठीक है। इसमें जो एक पूरी सेल होती है बेटा, जो सॉलिड जो है, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है, उसमें जो है काफ़ी सारी रिपीटेड यूनिट्स होती हैं, मिलके एक पूरा क्यूब बनाती हैं, ठीक है। तो उनकी अरेंजमेंट की वजह से ऐसी अरेंजमेंट है, मतलब एक क्यूब के ऊपर दूसरी क्यूब, दूसरी क्यूब के ऊपर तीसरी क्यूब, ऐसे ही साइडों में भी क्यूब्स होती हैं, और ऐसे ही उसके लेफ़्ट साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड उसके अप एंड डाउन दोनों क्यूब्स ही प्रेजेंट होती हैं। तो एक पर्टिकुलर क्यूब जो होती है वो अपने आप में फ्री यूनिट सेल होती है, तो जिसकी वजह से उसकी अरेंजमेंट ऐसी होती है कि वो हार्ड ज़रूर है बट वो ब्रिटल हैं, वो जल्दी ही टूट जाते हैं। नेक्स्ट बेटा दे आर इंसुलेटर। इंसुलेटर मीन्स इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी, बट एक कंडीशन है, कब, जब ये सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अपनी सॉलिड फॉर्म में अगर ये प्रेजेंट है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेंगे, ये क्या होते हैं, इंसुलेटर्स हैं। बट दे आर कन्वर्टेड इनटू एक्वस और मोल्टन फॉर्म, बट जैसे ही इनको हम मेल्ट करते हैं, ठीक है, मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, या फिर इनको एक्वस फॉर्म में, मतलब या फिर इनका हम सोल्यूशन बना लेते हैं पानी के अंदर, मतलब इसको लिक्विड फॉर्म में अगर हम ले आएँ तो ये क्या करते हैं, ये दे बिकम गुड कंडक्टर, तब ये अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट कर लेते हैं, मतलब तब ये क्या बन जाते हैं, कंडक्टर। तो इसका रीज़न क्या है बेटा कि ये सॉलिड फॉर्म में तो ये इंसुलेटर है, बट जैसे इनको मेल्ट किया या एक्वस फॉर्म में इनको कन्वर्ट किया तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो इसका क्या रीज़न है, इसका रीज़न अभी बताती हूँ आपको। हाँ जी, यहाँ से देखो बेटा, यहाँ पे मैंने ये एक डायग्राम बनाई है, यहाँ पे ये देखो, ये Cl, ये देखो, ये कैटायन और एनायन से मिलके एक पूरा सॉलिड बना है, ठीक है, पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये आपका Cl, फिर बॉन्ड है बीच में, फिर Na, फिर Cl, फिर Na, ऐसे Cl के नीचे Na, Na के नीचे Cl,
तो इस टाइप से एक पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से ये एक सॉलिड फॉर्म हो गया। बट यहाँ पे कोई भी आपको फ्री आयन नहीं दिख रहा, मीन्स कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है, ठीक है। बट जैसे ही हम इनको यहाँ पे मेल्ट किया या फिर इसको एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो इनके बीच के ये बॉन्ड्स जो है ये टूट के Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, फिर यहाँ पे Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये क्या होते हैं बेटा, फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही इनको मेल्ट करते हैं ये बॉन्ड्स जो इनमें टूट के कैटायंस या एनायंस में चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को फिर कंडक्ट करते हैं। रीज़न क्या है, फ्री आयंस, ठीक है। ये फ्री आयंस की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। और ये फ्री आयंस कब आए, जब हमने इनको मेल्ट किया, जब इनको एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट है बेटा, इन आयनिक सॉलिड्स फ्री आयंस कॉजेज कंडक्टिविटी। अभी ये तो वही ऊपर बता चुकी हूँ मैं ऑलरेडी आपको कि किसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, फ्री आयंस की वजह से। अब एग्जांपल क्या है बेटा, अगर आपको आयनिक सॉलिड्स की कुछ एग्जांपल्स ले ली जाएं, मतलब आपसे पूछी जाए तो क्या होते हैं, जैसे NaCl। अब आपको पता है NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। KCl भी एक आयनिक कंपाउंड है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव में डिसोशिएट हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड भी और जिंक सल्फाइड भी, तो ये आयनिक सॉलिड्स की क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है बेटा, जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे इनकी कंडक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी। वही है, जब हम इनको हीट देंगे, ठीक है, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएंगे इनके बीच में ये जो बॉन्ड्स प्रेजेंट है ऐसे, ये टूटने लगेंगे, ठीक है। टूटने लगेंगे तो इनमें ये फ्री आयंस में कन्वर्ट होने लगेंगे, फिर ये कंडक्टिविटी करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को। लास्ट पॉइंट है बेटा इसका, दे हैव हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है और उनको तोड़ने के लिए उतना ही ज़्यादा हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। ये तो था फर्स्ट बेटा, इसमें से आपने एक एक लाइन अच्छे से पढ़नी है, कोई भी लाइन छोड़नी नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग में 1 नंबर में कुछ भी कोई आ सकता है यहाँ से, तो अगर आपको इसका बेसिक पूरा क्लियर होगा, ठीक है, एक एक पॉइंट क्लियर होगा, तब आप उसको आंसर कर पाओगे। तो नेक्स्ट है बेटा कोवेलेंट सॉलिड्स। कोवेलेंट नाम से ही पता है कैसी बॉन्डिंग होगी इनमें। सबसे पहले तो कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, है ना, मतलब 2 एटम्स है, दोनों ने आपस में म्यूचुअली क्या किया है, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है, तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके बाद नॉन मेटल्स लाइक कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस एटसेट्रा विल बी द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और ब्रैकेट में लिख दिया है एटम्स। मतलब वहाँ पे आयनिक सॉलिड्स में कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कैटायंस एंड एनायंस, Cl पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव। इस टाइप से कैटायंस और एनायंस क्या थे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे। बट कोवेलेंट सॉलिड्स में एटम्स होते हैं, किस टाइप के, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स कौन से होते हैं, जैसे कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ठीक है, तो इस टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं कोवेलेंट सॉलिड्स में। नेक्स्ट है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सो दे आर ऑल्सो वेरी हार्ड एंड ब्रिटल। मतलब आयनिक बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग होता ही होता है, कोवेलेंट बॉन्ड भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बेटा अपने आप में, जिसकी वजह से जो कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं। हार्ड जरूर होते हैं बट ऑल्सो क्या है, ये ब्रिटल है। वही सेम रीज़न यहाँ पे भी कि ये हार्ड तो ज़रूर होते हैं बट जल्दी टूट भी जाते हैं। तो ये था आपका ये पॉइंट। नेक्स्ट है बेटा आयनिक सॉलिड्स। अब ये तो आयनिक सॉलिड्स का एक पॉइंट आ गया, क्योंकि आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं, पोलर होते हैं ना। पोलर मतलब पोल्स होते हैं इनके ऊपर, पॉजिटिव और नेगेटिव डायपोल क्रिएट हो जाते हैं ना। तो जिसकी वजह से जो आयनिक सॉलिड्स हैं वो किस में डिज़ोल्व होंगे, पोलर सॉल्वेंट्स में, जैसे वाटर में, है ना। मतलब आयनिक सॉलिड्स को आप पानी में डिज़ोल्व कर सकते हो, क्योंकि पानी भी नॉन पोलर होता है और आयनिक सॉलिड्स भी क्या होते हैं, पोलर होते हैं। बट कोवेलेंट सॉलिड्स जो हैं बेटा डिज़ोल्व इन नॉन पोलर। अब कोवेलेंट सॉलिड्स क्या होते हैं, अब जैसे ये पे एटम है, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, इनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, ये तो एटम्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नॉन पोलर हैं, तो किस में डिज़ोल्व होंगे, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं बेटा, जैसे बेंजीन हो गया, टॉलिन हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, ये आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि कोवेलेंट जो आयनिक सॉलिड्स हैं वो किस में डिज़ोल्व होंगे, वाटर में, बेंजीन में, टॉलिन में, कार्बन डाइसल्फाइड में। तो जो भी उसमें पोलर होगा, पोलर कोनस में वाटर है तो वो वाटर में डिज़ोल्व होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको ऑप्शनल क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। बट यहाँ पे ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है,
तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। उसके बाद बेटा लास्ट पॉइंट इसमें क्या है, समटाइम्स द सॉलिड्स और या फिर कोवेलेंट कंपाउंड्स इट डिकम्पोजेस इवन बिफोर रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे सॉलिड की बात कर रहे हैं, मतलब ये है इस लाइन का कि अगर हम किसी लिक्विड को बॉईल करें तो उसको तो वो तो अच्छे से बॉईल होता रहेगा, ठीक है, अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचेगा वो, जैसे पानी हो गया या कोई और लिक्विड चीज़ होगी ना। बट यहाँ पे जो सॉलिड है उसको हम कभी भी बॉईल नहीं कर सकते, बॉयल होने से पहले ही वो डिकम्पोज हो जाएगा। मान लो कोई सॉलिड चीज़ है, आपने उसको गैस पे रख दिया, उसको आपने हीट किया, आग पे रख दिया, ठीक है, तो वो बॉयल थोड़ी ना होगा, वो उससे पहले ही डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये लास्ट पॉइंट था इसका कोवेलेंट सॉलिड्स का। तो आज के लिए बेटा 2 ही टाइप्स पढ़ेंगे, बट एक एक लाइन बड़े ध्यान से बड़े अच्छे से पढ़नी है। अभी भी अगर कोई मतलब आपको डाउट है, कुछ लाइन समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।